For the last 5 to 6 years, the relationship between Canada and India is not so good. There is a constant disturbance between both the countries. And for this constant disturbance, one of the major reasons is the former Prime Minister of Canada, Mr. Justin Trudeau. जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में हमने ये देखा कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स हैं उनको सेफ हेवन प्रोवाइड किया जा रहा था कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो रिवाइव किया जा रहा था। कनाडा से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आ रहे थे, एंटी इंडिया स्टांस हमें देखने को मिलता था। एंड जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट रिलीज करी, इसको काउंटर करने की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर ही एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया विदाउट एनी प्रूफ। जस्टिन ट्रूडो का यह कहना था कि इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन एजेंट्स कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर रहे हैं, सो कॉल्ड कनाडा के सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। एंड इस वजह से स्पेशली 2023 के बाद से जो रिलेशनशिप थे वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुके थे, स्ट्रेंड हो चुके थे। जो डिप्लोमैट्स हैं, दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमैट्स को भी वापस बुला लिया था। एंड ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा में एज प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तब तक जो इंडिया एंड कनाडा का रिलेशन है वो इसी तरीके से स्ट्रेन चलेगा, क्योंकि इन सब एलिगेशंस के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव था मिस्टर जस्टिन ट्रूडो का, एंड वो कुछ वोट बैंक्स को जीतने का था। इस वजह से जब तक टेन्योरशिप में रहेंगे जस्टिन ट्रूडो, रिलेशनशिप रीसेट नहीं होगा। एंड जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का टेन्योर खत्म होता है, न्यू प्राइम मिनिस्टर आते हैं कनाडा में, मिस्टर मार्क कार्नी, तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीसेट हो सकते हैं, और ऐसा होता हुआ हमें दिख भी रहा है। रिसेंटली ही ये एक्सपेक्टेशंस या ये एलिगेशंस लगाया जा रहा था कि इस बार जो G7 का समिट होने वाला है, अभी इसी मंथ होगा, जून के एंड में, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन नहीं दिया गया है, लेकिन फॉर्मली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की साइड से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि इनविटेशन दिया गया है, एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इस वजह से अब ये क्वेश्चन सामने आ रहा है कि जो कनाडा पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया के साथ में रिलेशंस बिल्कुल खराब कर चुका था, वो अब अचानक से रीसेट क्यों करना चाहता है। वाई कनाडा इज सो मच इंटरेस्टेड इन रीसेटिंग द डिप्लोमेटिक टाइज विद इंडिया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्टर्बेंस शुरू कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या थी, 2018 में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए, 2023 में ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए जिसकी वजह से इंडिया एंड कनाडा के बीच में आज रिलेशंस पूरी तरीके से खराब है, और अब इसे रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। इन सब एस्पेक्ट पर आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम साइंस। इसी तरीके की एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो आप हमारे मेंटरशिप फॉर्म जो है, 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री है, वो उसे आप फिल आउट कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स हैं वो आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन्वाइट्स मिस्टर मोदी टू G7 समिट डिस्पाइट स्ट्रेन टाइज बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। एंड पूछा गया कि जो मार्क कार्ने हैं, जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, इनसे पूछा गया कि आप इंडिया को क्यों बुला रहे हैं G7 के समिट में, इंडिया के साथ तो कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस पर सीधा जवाब जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रिसेंटली कुछ ही महीनों में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ह्यूमंगस मार्केट है, और G7 समिट पे इंपॉर्टेंट इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरे अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज हो। तो इस वजह से G7 की समिट में इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्लियर कट आंसर दे दिया कि भाई हमें इंडिया G7 में चाहिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट इश्यूज विदाउट इंडिया डिस्कस नहीं किया जा सकता है। G7 कंट्रीज विल होल्ड इंपॉर्टेंट इश्यूज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड एनर्जी इन देयर अपकमिंग समिट, एडिंग दैट इंडियाज प्रेजेंस एट द इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम इज एसेंशियल। इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि भाई ये रीजंस है। अब हम ये समझें कि जो कनाडा है वो रीसेट अपने रिलेशंस क्यों करना चाहता है, उससे पहले आपको समझना होगा कि मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, ठीक है, मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने, इन्होंने अकेले क्यों जो है भारत जैसे इतने इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ कनाडा के रिलेशंस बिल्कुल ही खराब कर दिए। एंड इनके टेन्योरशिप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक्सटर्नल रिलेशंस ही कनाडा के खराब हो रहे थे, इंटरनली भी इनके टेन्योरशिप में काफी इश्यूज आ रहे थे, स्पेशली इकोनॉमी को लेके। इस वजह से इनकी कंटिन्यूसली पॉपुलैरिटी गिरती चली जा रही थी। दैट्स वाई ये, और अगर आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 जब कनाडा में इलेक्शंस बिल्कुल अप्रोच हो रहे थे, तो बिल्कुल ये एक तरफा अटैक करते चले जा रहे थे इंडिया पर विदाउट एनी प्रूफ, सिर्फ एलिगेशंस एंड एलिगेशंस। सो ये जो टेंशंस की टाइमलाइन है, स्टार्ट होती है 2018 में, ठीक है, आज से 7 साल पहले। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया के विजिट पर थे, एंड उस विजिट में एक डिनर अरेंज किया जाता है कैनेडियन हाई कमिश्नर के साथ। इस डिनर में एक शख्स प्रेजेंट था जिसका नाम है जसपाल सिंह अथवाल। अब ये जो है इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि ये इंडिया की सोवरेनिटी को हार्म करना चाहता है, इस वजह से ये नहीं प्रेजेंट होना चाहिए था, एंड इसके अगेंस्ट इंडियन अथॉरिटीज ने स्टेटमेंट भी रिलीज किए, जिसके बाद खुद इस शख्स ने बोला कि मैं बिल्कुल इंडिया के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता हूं, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, बट ये चीज क्लियर थी कि कहीं ना कहीं इस तरीके के स्टेटमेंट्स इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट स्टेटमेंट इस शख्स ने रिलीज किए थे। इंडियन अथॉरिटीज ने इसके अगेंस्ट जो ये जो एक्शन हुआ, ठीक है, कि किस तरीके से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल विजिट है इंडिया में, एंड आप इस तरह के सेपरेटिस्ट को आप वहां पर फंक्शंस में प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहां से शुरुआत होती है टेंशन की 2018 से, ठीक है। फिर 2020 आप सबको पता है कि फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे, इंडिया में फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे। इस फार्म प्रोटेस्ट पर कमेंट करते हैं जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं, his country, that means Canada, would always be there to defend the rights of the peaceful protest, जिस पर एक टफ स्टांस आता है इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, और उनका स्टेटमेंट आता है कि वी हैव सीन सम इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स बाय कैनेडियन लीडर्स रिलेटिंग टू फार्मर्स इन इंडिया. Such comments are unwarranted, especially when pertaining to the internal affairs of a democratic country. सीधा सीधा आप देख सकते हो कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये सीधा सीधा पॉइंट आउट किया कि जो कनाडा की लीडरशिप है वो इस तरीके से अनवारंटेड इररिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही है, एंड इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस तरीके के इंटरनल अफेयर्स में कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती है. अब इसके पीछे इनका जो लॉजिक था मैंने आपसे बताया कि इनको कुछ वोट बैंक सिक्योर करने थे, ठीक है, इनको कुछ वोट बैंक सिक्योर करने थे जस्टिन ट्रूडो को. इस वजह से ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स 2020-2021 में देना शुरू करते हैं. 2018 से टेंशन में स्ट्रेन जो है वो आना शुरू होता है. फिर आता है साल 2023, हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, जो कि सेपरेटिस्ट है, ठीक है, कई बार इसके स्टेटमेंट आए इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट, एंड इसको मारा जाता है, ठीक है, इसका असैसिनेशन होता है. अब जस्टिन ट्रूडो के पास ना कोई प्रूफ ना कोई एविडेंस. जस्टिन ट्रूडो को लग गया यार 1.5 साल बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, मैंने कुछ किया तो है नहीं कनाडा में, ठीक है, कनाडा की इकोनॉमी जो है वो आफ्टर कोविड वो डिक्लाइन होती चली जा रही है, मेरी पॉपुलैरिटी और कम होती चली जा रही है, तो मैं क्या करूं, मैं काम करता हूं कि मैं इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाता हूं, इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाता हूं, एंड इससे शायद जो मेरी गिरती हुई पॉपुलैरिटी है वो वापस से उठ जाएगी. तो इन्होंने जो किलिंग है, जो असैसिनेशन हुआ था, ये सीधे इंडिया पर बम्बार्ड कर दिया. इंडिया ने बोला कि भैया पहले आप हमें प्रूफ दो, आप एविडेंस दो, हम पूरी तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप पहले हमें प्रूफ दो. लेकिन ये एंड तक, ठीक है, जब तक इनकी टेन्योरशिप थी, कनाडा अथॉरिटीज ने एक भी प्रूफ नहीं दे पाए, एक भी प्रूफ नहीं आ पाया कि इस तरह की असैसिनेशन में इंडियन अथॉरिटीज का कोई भी हाथ है. फिर सितंबर 2023 में जो ट्रेड नेगोशिएशंस होने वाला था इंडिया और कनाडा के बीच में, अचानक से स्टॉप कर दिया जाता है. इसी साल सितंबर में ही G20 जो है इंडिया होस्ट कर रहा था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बायलैटरल मीटिंग करी थी, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उस वक्त द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ कोई भी बायलैटरल समिट नहीं करी. तो G20 में खुल के दिखा कि रिलेशंस भैया बहुत ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं. फिर कनाडा ने उसी अगले महीने ही 41 डिप्लोमैट्स आउट ऑफ इंडिया उन्होंने वापस बुला लिए. फिर अक्टूबर 2024 में 6 इंडियन डिप्लोमैट्स को जो है एक्सपेल कर दिया. एंड नवंबर दिसंबर आते आते इनका कॉन्स्टेंट से था कि हमें इंटेलिजेंस मिल रही है, हमें ये मिल रहा है,
जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो कनाडा के सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एंड तक ये प्रूफ नहीं कर पाए, कुछ भी प्रूफ नहीं दे पाए, कुछ भी एविडेंस नहीं दे पाए, कुछ भी एविडेंस नहीं दे पाए। बट इन्होंने क्या किया इन सब एलिगेशन से कि कनाडा एंड इंडिया के रिलेशंस पूरी तरीके से खराब कर दिए। एंड ये बोला गया कि जब तक जस्टिन ट्रूडो हैं ये रिलेशनशिप रीसेट नहीं होंगे। और अब क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर कनाडा में आ चुके हैं, तो और अब हम देख रहे हैं कि एक अटेम्प्ट किया जा रहा है फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम कनाडा, कि डिप्लोमैटिक टाइज को रीसेट किया जाए। अब सवाल ये बनता है कि वाई कनाडा वांट्स टू रीसेट डिप्लोमैटिक टाइज विद इंडिया। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड एंड इकोनॉमी। दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये आप ग्राफ देख रहे हो। टोटल टू वे ट्रेड ओवरऑल, कैनेडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये जो आपको डार्क ब्लू लाइन दिख रही है, कैनेडियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है। आप देख सकते हो कि 2014 से लेके 2023 तक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये जो ब्लू लाइन है आपको, ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, एंड ये जो आपको मरून लाइन दिख रही है ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं और ये इंडिया के इंपोर्ट्स हैं। तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है ये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। एंड एक कांस्टेंट ट्रेड रहा है, एक कांस्टेंट ट्रेड रहा है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जब रिलेशनशिप खराब थे, ठीक है, जब स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे, 2022 की बात कर लो, 2023 की बात कर लो, तो उसमें भी जो ट्रेड है, जो आपस में ट्रेड हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं आ रहा था। प्लस 2024 में आप देख सकते हो कि इंडिया नैरोज ट्रेड गैप। अब आप देख सकते हो कि जो ट्रेड गैप है 2016 से अगर आप देखोगे 2020 तक, तो जो ट्रेड गैप है ये कम होता चला जा रहा है, ठीक है, ये कम होता चला जा रहा है। दैट मींस, और एक बार तुमने बीट भी कर दिया, दैट मींस कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग रहे हैं, या जो गैप है उसे हम नैरो डाउन करते चले जा रहे हैं। तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया नैरोज ट्रेड गैप विद कनाडा एज एक्सपोर्ट्स राइज। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद कनाडा नैरोड बाय 67% सिंस फाइनेंशियल ईयर 2017। कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो ट्रेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वी हैव ट्रम्प्स एरा, वी हैव ट्रम्प्स केओटिक एरा, जहां पर ट्रंप कुछ भी अचानक से डिसीजन ले सकते हैं। इन्होंने भाई सैंक्शंस इंपोज किए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो चाइना की बात कर लें, चाहे हम इंडिया की बात कर लें, हम कनाडा की बात कर लें। और कनाडा और यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। तो अगर यूएसए कनाडा पर सैंक्शंस इंपोज करेगा, ठीक है, कनाडा के जो इंपोर्ट्स हैं अगर टू यूएसए वो कॉस्टलियर होंगे, तो डेफिनेटली कनाडा की इकोनॉमी पर हैम्पर होगा। तो इस वजह से कनाडा को ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप के एरा में, क्योंकि ट्रंप सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं, तो वी नीड गुड पार्टनर्स जिनकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। एंड वो कौन है? वो भाई हमारा भारत है। तो इस वजह से कनाडा ये चाह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप खराब हुए हैं इसे रीसेट किया जाए, बिकॉज ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। भाई इंडिया के लिए भी कनाडा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं टू कनाडा, तो अगर ये ट्रेड रिलेशंस बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, स्मूथ होते रहेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स विद टाइम और ज्यादा बढ़ेंगे और हमारा जो ट्रेड गैप है वो कम होते होते हो सकता है कुछ डेकेड्स में हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर लें, जो हम यूएसए के साथ करते हैं। क्योंकि थ्रेट तो इंडिया पर भी है, सैंक्शंस, ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ट्रंप ने बोला है कि हम इंडिया पर भी इंपोज करेंगे भाई। तो सैंक्शंस और रेसिप्रोकल टैरिफ्स का थ्रेट जो है वो दोनों कंट्रीज पर है। तो इस वजह से इंडिया भी ये चाह रहा है कि वो अपने ट्रेड रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करे, डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप अपना डेवलप करे। तो इस वजह से ट्रेड एक ऐसा इंपॉर्टेंट पिलर है जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा दोनों चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं, कुडोस टू मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इसको रिजॉल्व किया जाए। अगर रिलेशनशिप स्मूथ होंगे तो यह एक्सपेक्टेड है कि अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो सकता है, जो कि एक फाउंडेशनल स्टेप की तरह देखा जा रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। एंड ये जो आपका ईपीटीए है, दैट इज अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड अग्रीमेंट, इस पर मार्केट एक्सेस, फास्टर मार्केट एक्सेस,
ट्रेड, लोअर ट्रेड बैरियर्स और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाएगा। और अगर मैं आपसे ट्रेड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एज पर द डेटा ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड 2000 से लेके 2024 तक में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो $4.16 बिलियन है। दैट मींस बहुत ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कांस्टेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या जिसे हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कनाडा से कंटिन्यूसली धीमे धीमे जो है वो आ रहा है, बढ़ रहा है। साथ ही साथ कई सारी इंपॉर्टेंट जो एंटिटीज हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं कनाडा की, वो भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे हम फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें, हम रियल एस्टेट्स की बात कर लें, लॉजिस्टिक पार्क्स की बात कर लें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लें, या फिर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। और एक एंटिटी है जिसका नाम है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उसने अकेले ही फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में $838 मिलियन इन्वेस्ट ऑलरेडी इंडिया में कर चुके हैं। तो ट्रेड के साथ साथ कनाडा से जो एक कांस्टेंट एफडीआई आ रहा है वो भी भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट वन वे नहीं है, देयर इज अ टू वे इन्वेस्टमेंट। इंडियन कंपनीज भी, जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी कंटिन्यूसली कनाडा के मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं। डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में एक रिपोर्ट फाइल करी गई थी, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई थी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, एंड इसमें यह बताया था, इस रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया था कि कंटिन्यूसली वी हैव सीन दैट द इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन कनाडा एंड जनरेटिंग अराउंड 17,000 जॉब्स अक्रॉस कनाडा। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें कनाडा की, चाहे वो आपका टोरंटो हो, चाहे वो आपका वैनकूवर हो, या फिर आपका मॉन्ट्रियल हो, इन सब इंपॉर्टेंट सिटीज में जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशंस को सेटअप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, या फिर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है जिसकी वजह से कनाडा ये चाह रहा है एंड इवन इंडिया भी ये चाहता है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया हुआ है, एक खटास आई हुई है, एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, इसे रीसेट किया जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका एनर्जी कोऑपरेशन। भाई देखो, कनाडा की अगर हम बात करें ना तो इसे एनर्जी सुपर पावर बोला जाता है। एक अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिल जाते हैं, चाहे हम यूरेनियम की बात कर लें, हम नेचुरल गैस की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, कोल की बात कर लें, या फिर हम मिनरल्स की ही क्यों ना बात कर लें। तो ऑलरेडी इंडिया में एनर्जी क्राइसिस है, तो अगर कनाडा के साथ हमारे एक अच्छे रिलेशनशिप हैं, ठीक है, तो कनाडा के पास ये जो एनर्जी सरप्लस है ये इंडिया आ सकता है, ठीक है। एंड इंडिया की एनर्जी क्राइसिस में रिजॉल्व होगा, साथ ही साथ कनाडा को भी लगेगा, कनाडा का भी ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक में, ठीक है, इंडो पैसिफिक में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिससे कनाडा अपने ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स है इसको भी वो एनहांस कर सकता है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बाद एनर्जी कोऑपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, एंड दैट्स व्हाई कनाडा इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीसेटिंग इट्स डिप्लोमैटिक टाइज विद इंडिया। ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 10% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है लिक्विड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट्स में ब्रिटिश कोलंबिया में। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी में भी कोऑपरेशन हो रहा है। फिर स्पेस कोऑपरेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सबको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। आप सबको पता है कि किस तरीके से स्पेस अचीवमेंट्स में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो ने एक अपना नाम जो है वो सेटअप कर लिया है व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट टफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो चंद्रयान 3 है और भी जो हमारे सक्सेसफुल मिशंस हैं, तो इस वजह से एमओयू साइन है जो कनाडा की स्पेस एजेंसी है इसरो के बीच में। साथ ही साथ अंतरिक्ष जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसने कई सारे नैनो सैटेलाइट्स कनाडा से लॉन्च किए हैं। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। फिर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। 2018 से हम ये देख रहे हैं कि कनाडा में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो इंडियंस हैं। एंड 2022 में रिपोर्ट आई थी जहां पर यह बताया गया कि 8 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, एंड जिसमें से 40% कौन है, जिसमें से 40% इंडियंस हैं। तो अगर रिलेशनशिप इसी तरीके से स्ट्रेन्ड रहेंगे
तो ट्रेड रिलेशनशिप हैम्पर हो सकता है, जो कि कनाडा एंड इंडिया दोनों को हैम्पर कर सकता है। इन्वेस्टमेंट जो दोनों साइड से आ रही है उसमें हैम्पर हो सकता है, उसमें हिंड्रेंस आ सकती है। प्लस वी हैव एनर्जी कोऑपरेशन, वी हैव स्पेस कोऑपरेशन, वी हैव डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, वी हैव सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, वी हैव एजुकेशन कोऑपरेशन। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कनाडा जो है वो ये चाहता है कि जो जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में रिलेशनशिप जो है वो जो स्ट्रेंड हुए थे फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर, इसे रीसेट किया जाए। एंड इस जेस्चर पर पूरी तरीके से इंडिया का भी एक पॉजिटिव स्टेप आ रहा है। इसी वजह से G7 की जो समिट है इसकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। बट अभी भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अभी भी जो ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको क्लियर कट सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया है कनाडा में, ये सब इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी सोवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो जब तक इंडिया की सोवरेनिटी कैनेडियन अथॉरिटीज सिक्योर नहीं करेगी, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी, पूरी तरीके से रिलेशनशिप रीसेट नहीं हो सकते हैं। तो ओवर द टाइम अगर कैनेडियन अथॉरिटीज, ठीक है, इस तरीके से स्टेप्स लेते हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि शायद रीसेट हो सकते हैं। बट ये सिर्फ टाइम बताएगा कि कैनेडियन अथॉरिटीज इस तरीके से ये जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अगेंस्ट जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को टारगेट करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है। वो एक्शन काफी हद तक डिपेंड करेगा कि रिलेशनशिप रीसेट होते हैं या नहीं होते हैं। बट ये सब जो मैंने रीजंस आपको बताया वो 4-5-6 ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली कनाडा वांट्स टू रीसेट इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। तो ये थी पूरी एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स करिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।